आज के कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी। और कविता का नाम है नींद उचट जाती है। कविता को पढ़ने से पहले और समझने से पहले यहाँ पर हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिससे कि आप जान सकें कि कवि जो है उनसे संबंधित जो जरूरी बातें हैं वो कौन कौन सी है, और साथ ही कुछ उनकी रचनाओं के विषय में। और यहाँ पाठ्यक्रम में जोड़ी गई जो कविता है जिसका नाम है नींद उचट जाती है, उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी देखेंगे कि लेखक जो है यहाँ पर कौन से विषय को लेकर पेश हुए हैं और वो क्या समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो आज के हमारे कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, और इनका जन्म हुआ है सन 1923 में, निधन हुआ है सन 1989 में। नरेंद्र शर्मा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में। यूपी में कहाँ पर? बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुरी गांव में हुआ था। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि नरेंद्र शर्मा जो है वो यूपी से है। यूपी के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ है इनका जन्म। जो उनकी प्रारंभिक प्रारंभिक मतलब शुरुआती शिक्षा, शुरुआती क्या होती है, फर्स्ट टू 12, यूकेजी एलकेजी उस वक्त इतना नहीं हुआ करता था, और जो है ये सारी प्रारंभिक शिक्षा में आ जाता है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में हुई है। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी कहाँ हुई है? गांव में। कौन से गांव में? जहांगीरपुरी पुर गांव में। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव से है, और उसी गांव से इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है पूरी हुई है। बाद में वो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी जो उच्च शिक्षा है उसके लिए प्रयाग विश्वविद्यालय गए। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। सक्रिय रहने का मतलब एक्टिव रहना है। तो वो कौन से कामों में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा के ज़्यादा वो एक्टिव रहे हैं, और इसी सक्रियता के कारण उन्होंने सन 1940 से 42 तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। और जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर क्रांतिकारी हैं, देश को आज़ाद कराने में अपनी अच्छी भूमिका जिन्होंने निभाई है, जो बहुत मेहनत की, उन्होंने सब कुछ भुला दिया है, उनको इन सब दौरों से गुजरना ही पड़ा है। ऐसे ही हमारे नरेंद्र शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में अपनी खुद को बहुत एक्टिव रखा, और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है उस दौरान उनको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा है, जो कि नरेंद्र शर्मा जी भी गुजरे हैं। क्या? 1940 से 42 तक का जो समय है, सन 1940 से 42 तक वो जेल में रहे हैं। 1943 में, उसके बाद 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे, तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। तो हमें ये पता लगता है यहाँ पर कि गांव में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली, उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, और उसके कारण उन्होंने सन 1940 से 42 तक जेल में उन्हें रहना पड़ा है। 43 में वो मुंबई चले गए, और वहाँ पर उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया, संवाद लिखने के लिए शुरू किए, और फिर अंतिम समय तक उन्होंने फिल्मों से ही अपने आप को जोड़े रखा, उसी से संबंधित उन्होंने कार्य किया। नरेंद्र शर्मा के जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, तो यहाँ पर अब नरेंद्र शर्मा जी के जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह, तो ये इस पर फोकस हम करेंगे। काव्य संग्रह है, संग्रह वो होता है जिसके अंदर और भी उनके अन्य रचनाएं शामिल हो। ये सिर्फ कोई एक कविता या एक कहानी या उपन्यास का नाम नहीं, बल्कि संग्रह है और भी कई लेखों का। तो यहाँ पर हम काव्य संग्रह की बात करेंगे। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहानी संग्रह है, उपन्यास संग्रह है, काव्य संग्रह है, और उपन्यास संग्रह तो नहीं होते, उपन्यास ऑलरेडी वैसे ही बहुत बड़े होते हैं। तो ये जो संग्रह जहाँ शब्द जुड़ जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर अन्य जो रचनाएं हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक कविता कहानी की बात नहीं हो रही है। तो कुछ काव्य संग्रह उनके जो बहुत फेमस हैं: प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, ये सब इनके कुछ काव्य संग्रह है, जो कि प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के सिर्फ नाम लिए गए हैं, और भी हैं। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र शर्मा जो है मूलतः गीतकार है। अभी हमने पढ़ा शुरू में कि वो फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं और संवाद लिखते रहे हैं, तो वो मूलतः यानी मूल रूप से ओरिजिनली वो एक गीतकार है। उनके अधिकांश गीत जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। अब आपने कई बार गाने सुने होंगे जो रियल लाइफ से बड़े कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या हो गए? यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए हुए गीत हो गए।
जो कि रियल फैक्ट को लाते हैं सामने, जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। वो इमेजिनेशन वाली, फैंटेसी वाली जो गाने होते हैं वो वाले नहीं कि चांद तारों पर ला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी उससे संबंधित ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी फैंटेसी जो पूरी नहीं होती, सिर्फ उसमें खोकर खुश हुआ जा सकता है। तो वो ना लिखकर वो अधिकांश गीत जो है उनके यथार्थवादी हुआ करते थे, उस दृष्टिकोण को लिए हुए रहते थे जिसमें यथार्थ होता था। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे, ऐसी सोच रखते थे जो प्रगतिवादी सोच से संबंधित थी, जो आगे बढ़ने से संबंधित थी, जो अलग अलग और नए नए विचारों से ओतप्रोत थी। तो वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति से संबंधित वर्णन दिए हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उन्होंने अपनी रचना में जिन दो चीज़ों की चर्चा की है, प्रकृति का कोमल रूप और साथ ही व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति, वो प्रेम जो व्याकुल है उसको अभिव्यक्त कर रहा है उन्होंने, वो जो है उनको उसमें विशेष सफलता मिली है। तो आप कह सकते हैं कि इन दो विषयों पे उनकी अच्छी पकड़ है। वो जब भी डिफाइन करते हैं या लिखते हैं और रचना का रूप देते हैं तो उसमें वो सफलता प्राप्त ही करते हैं। अंतिम दौर की जो उनकी रचनाएं रही हैं वो आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। जब उनके अंतिम दौर चल रहे थे उस वक्त पे लिखी हुई जो उनकी रचनाएं थी वो अध्यात्म से जुड़ गई थी, यानी ईश्वर से संबंधित। और दार्शनिक मतलब फिलोसफिकल व्यूज ले रखे हुए थे उन्होंने। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके जो गीत हैं वो साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। तो जो फिल्मों के लिए वो गीत लिखते थे उसमें साहित्य का पुट देखने को मिलता था और उसकी वजह से वो एक अलग तरीके से पहचान उनको मिलती थी। नरेंद्र शर्मा की जो भाषा है वो सरल है और प्रवाहपूर्ण है, उसमें अटकाव नहीं है, कठिनता नहीं है, इसलिए प्रवाहपूर्ण है, फ्लो है उसमें। एक संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। और संगीतात्मकता उनकी जो भी रचना है उसमें संगीत है, लय है और स्पष्टता यानी स्पष्ट झलकता है, समझ में आती है बातें, वो गीतों की उनकी विशेषता है। अब यहाँ पर जो पाठ हमारे सामने है, कविता पाठ जिसका नाम है नींद उचट जाती है, उसका एक हम संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे कि यहाँ पर कवि जो है अपना कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक में नरेंद्र शर्मा की जो कविता है नींद उचट जाती है मतलब टूट जाती है, वो दी गई है। तो यहाँ पर कवि एक टॉपिक के साथ आए हैं। उस कविता का जो विषय है, वो नाम जो है वो है नींद उचट जाती है, यानी नींद बीच में टूट जाना। तो नींद बीच में टूट क्यों जाती है? इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी नहीं दिखाई दे रही है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है और ये अंधेरा जो है दो पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करता है। एक वो कि रात लंबी है, अंधेरा है, सुबह हो ही नहीं रही, आप इंतजार कर रहे हो और इसकी वजह से इसके चलते आप परेशान हो। तो कविता का यहाँ पर जो अंधेरा दिखाया गया है कविता में वो दो स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर जो दुःस्वप्न और निराशा का अंधेरा है तथा समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के ना होने का अंधेरा है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। पूरी कविता में जो अंधेरा है वो गलत चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया है। गलत चीज़ों को कैसे? जो अंधेरा होता है, जो रात होती है, वो नेगेटिविटी डिफाइन करती है। जो सुबह का उजाला होता है, रोशनी होती है, वो पॉजिटिविटी को डिफाइन करती है। तो ऐसे ही अंधेरा जो है नेगेटिव है, तो मतलब जो भी हमारे देश समाज में गलत हो रहा है उसको डिफाइन करेगा। साथ ही वो व्यक्ति के स्तर पर किस तरीके से डिफाइन करेगा, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको डिफाइन करेगा। और जो उजाला है वैसे ही समाज के स्तर पर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, तो वो अंधेरा मिट नहीं पाएगा। तो उजाले के रूप में तभी होगा जब लोगों में जागरूकता होगी। और व्यक्ति के स्तर पर कैसा होगा? जब लोग जो है अपने अंदर के अंधेरे को जानकर उसे हटाने, मान लीजिए आपको देर से उठने की आदत है, ये आपके मन का अंधेरा है या आपके अंदर मौजूद अंधेरा है, यानी नेगेटिविटी है, गलत चीज़ है, आपके व्यवहार के लिए ये सुटेबल नहीं है, आपके जीवन के लिए सुटेबल नहीं है। अब आपके अंदर जागरूकता आ गई कि नहीं, मैं सुबह बहुत देर तक सोता हूँ, ये गलत चीज़ है, और आप जागरूक हो गए। अब आप इसके लिए एक फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करेंगे
कि आप सही टाइम पे उठे और एक अच्छा रूटीन रखें, तो आपके जीवन का अंधेरा मिट जाएगा और उजाला आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस अंधेरे की बात हो रही है, और नींद उचटने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है अंधेरा हो गया है और बीच में आपकी नींद उचट जाती है। अब एक सीन लेते हैं यहाँ पर कि आप टीनेज है, आपको आपका लाइफ का एक ही मोटिव है कि मौज मस्ती करनी है, जबकि लाइफ का जो मोटिव है, रियल मोटिव होता है, वो कुछ और होता है। लेकिन एक उम्र के चलते आप वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो आप नींद में होते हैं। इसका मतलब नींद में होने का मतलब आप मोटिवलेस है और आपको चीज़ें पता नहीं है, तो आप नींद में है। फिर जब आपको पता लगता है कि लाइफ का मोटिव तो कुछ और होता है, लेकिन आपको कैसे जाना है ये भी नहीं पता है और आप इंतज़ार करते, तो आपको पता लग गया है कि असल बात क्या है। सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना ही सिर्फ जो है मोटिव नहीं होता है, तो आपकी आंखें खुलती है और आपकी नींद जो है, आप उस नींद से उचट जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। अब नींद खुलने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। नींद क्यों उचट जाती है, कैसे उचट जाती है, उसके बाद क्या होता है, कितना परेशान क्यों कैसे होता है आदमी, उसकी चर्चा इस कविता में की गई है। होप कि आपको यहाँ पे जो हमने ये कविता का जो एक संक्षिप्त वर्णन है वो समझाने की कोशिश की है, उसके ज़रिए आगे जब हम कविता को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसके ज़रिए। तो इसी के साथ चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे कि कविता आपको कब पढ़ाई समझाई जा रही है। आपको आपके जो लेखक और कवि हैं उनके जीवन परिचय भी पढ़ाई समझाए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर समरीज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करते रहें।